नलबाड़ी का मोखली गांव। सोचिए, एक शांत गर्मी की रात। हाँ, जहाँ सब कुछ बिल्कुल खामोश हो। बिल्कुल। और ज्यादातर घरों की बत्तियां बुझ चुकी हैं। बस गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर है, वहां एक धुंधला सा बल्ब जल रहा है। और ये घर था एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी प्रमोद बर्मन का। हाँ, वो और उनकी पत्नी बस सोने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दशकों से वहीं अपनी एक शांतिपूर्ण दुनिया बसाई थी, है ना? सही बात है, एक ऐसी दुनिया जहाँ खतरा दरवाजे के बाहर के किसी और दुनिया की बात लगती है। आज हम इसी घर में हुई उस एक भयानक रात की कहानी में उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो पुलिस रिपोर्ट्स और न्यूज़ आर्टिकल से ली गई है। और हमारा मकसद ये समझना है कि उस रात असल में हुआ क्या था और कैसे एक उलझे हुए केस की परतें धीरे धीरे खुली। बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। 29 अगस्त 2025 की उस रात से जब मोखली गांव की खामोशी एक चीख में बदल गई थी। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये इस बात की भी है कि कैसे एक छोटी सी डिजिटल गलती बड़े से बड़े अपराधी को जमीन पर ला सकती है। हाँ, और हम देखेंगे कि पुलिस ने सूझबूझ और टेक्निक के मेल से इस गुत्थी को कैसे सुलझाया। चलिए शुरू करते हैं। तो आधी रात का वक्त रहा होगा। कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। जो गांव में बहुत आम बात है। हाँ, बिल्कुल। प्रमोद बर्मन और उनकी पत्नी ने भी पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर गेट के पास धीमी, भारी कदमों की आहट सुनाई दी। खड़खड़, खड़खड़। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि पत्नी ने धीरे से असमिया में पूछा, कुनाही से, मतलब कौन है। हाँ, और इससे पहले कि प्रमोद बर्मन कुछ समझ पाते या उठकर देख पाते, धड़ाम, दरवाजा टूटकर अंदर गिरा। और 3 नकाबपोश आदमी टॉर्च की रोशनी चमकाते हुए घर के अंदर। यहां एक मिनट रुकते हैं। नाकाब मतलब ये कोई बाहरी गिरोह नहीं था, है ना? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, नकाब का मतलब बदल जाता है। ये सिर्फ पहचान छिपाने की कोशिश नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह से कबूलनामा है कि मैं तुम्हारा ही कोई अपना हूं। ये अपराध को और भी ज्यादा पर्सनल बना देता है। ये तो बहुत डरावना ख्याल है। क्या ये हो सकता है कि अपराध की क्रूरता के पीछे सिर्फ लालच नहीं, बल्कि पहचाने जाने का डर भी था कि अगर चेहरा दिख गया तो सब खत्म? बिल्कुल, ये डर अक्सर हिंसा को बढ़ाता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर घुसते ही उन्होंने हथियार दिखाया और चिल्लाने लगे, पैसा सोना कहाँ है। और उस बुजुर्ग जोड़े को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला होगा। बिल्कुल नहीं। हमलावरों ने दोनों के हाथ पैर और मुंह सब बांध दिए। उस घर में जहां कभी शांति थी, वहां अब सिर्फ डर का माहौल था। और फिर उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, संदूक तोड़े, अलमारियां बिखेर दी, सामान जमीन पर फेंक दिया। इस सब के बीच प्रमोद बर्मन ने जाहिर है खुद को छुड़ाने और अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की। लेकिन हमलावरों में से एक ने गुस्से में आकर उन पर एक जानलेवा वार कर दिया। और वो एक ऐसा पल था जब लूटपाट एक क्रूर हत्या में बदल गई। उनकी पत्नी असहाय होकर ये सब देखती रहीं। उनके मुंह पर बंधे कपड़े के पीछे उनकी चीख शायद दबकर ही रह गई। और यहीं पर इस कहानी का सबसे असाधारण मोड़ आता है। उस औरत ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। हाँ, जांच में जो बात सामने आई वो अविश्वसनीय है। उन्होंने बेहोश होने का नाटक किया। अविश्वसनीय से भी ज्यादा। सोचिए, उस वक्त जब किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे, तब होश में रहकर बेहोश होने का नाटक करना। ये सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा नहीं थी। नहीं, ये न्याय दिलाने का पहला कदम था। उन्होंने अनजाने में खुद को इस केस का सबसे मजबूत सुराग बना लिया था। और हमलावरों ने उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और जो भी कैश गहने हाथ लगे उसे लेकर अंधेरे में भाग गए। जब पत्नी किसी तरह रेंगते हुए अपने पति तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो शांत घर अब एक क्राइम सीन बन चुका था। अगली सुबह जब गांव वालों को खबर मिली तो आप सोच सकती हैं दहशत फैल गई होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उस सुरक्षा की भावना पर हमला था जो गांव के हर घर में महसूस की जाती थी। नलवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। फिंगरप्रिंट्स लिए गए, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। और सबसे जरूरी, उस डरी हुई विधवा से बात की गई जो उस रात की एकमात्र चश्मदीद गवाह थीं। उनकी गवाही ने ही जांच को पहली दिशा दी। और पुलिस ने भी इस केस को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने एक आप कह सकते हैं मल्टी लेयर्ड जांच शुरू की।
एक तरफ फोरेंसिक जैसी वैज्ञानिक तकनीकें थीं, जैसे फिंगरप्रिंट्स, कदमों के निशान, क्राइम सीन का विश्लेषण। हाँ, और दूसरी तरफ था पुराना आजमाया हुआ तरीका, ह्यूमन इंटेलिजेंस। आसपास के गांव में मुखबिरों का नेटवर्क एक्टिवेट किया गया, पुराने अपराधियों से पूछताछ हुई। पुलिस हर मुमकिन दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन कई दिनों तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। उनके पास शक तो थे, पर कोई ठोस सबूत नहीं था। और फिर एक चोरी हुए मोबाइल फोन ने सब कुछ बदल दिया। ये वो क्लासिक गलती है जो अपराधी अक्सर करते हैं, है ना? बिल्कुल। लूटपाट के दौरान हमलावर प्रमोद बर्मन की पत्नी का मोबाइल फोन भी ले गए थे, और यहीं पर उन्होंने वो गलती कर दी जिसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। उन्हें लगता है कि उन्होंने सारे सुराग मिटा दिए हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में सुराग कभी पूरी तरह नहीं मिटते। तो हुआ क्या? खबरों में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक एक आरोपी ने वो चोरी किया हुआ फोन गिरोह से जुड़ी एक महिला पूजा राजवंशी को तोहफे में दे दिया था। अच्छा। और जैसे ही उस महिला ने फोन इस्तेमाल करना शुरू किया, पुलिस को एक डिजिटल सिग्नल मिल गया। तो इसका मतलब है कि फोन की लोकेशन ट्रैक हो गई। सिर्फ लोकेशन ही नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा। हर फोन का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, जिसे IMEI नंबर कहते हैं। पुलिस उस IMEI नंबर के जरिए हैंडसेट को ट्रैक करती है, चाहे उसमें कोई भी सिम कार्ड क्यों ना डाला जाए। वाह, मतलब जैसे वो फोन ऑन हुआ, वो एक सिग्नल भेजने लगा सीधे पुलिस के रडार पर। हाँ, ये ऐसा है जैसे चोर ने अपने साथ एक GPS बीकन रख लिया हो, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ। मतलब उन्हें लगा कि उन्होंने एक मामूली फोन चुराया है, पर असल में वो अपने खिलाफ एक सबूत लेकर घूम रहे थे। पूरी तरह से। उस एक फोन ने पुलिस को संदिग्धों के एक बड़े समूह से सीधे एक छोटे से दायरे तक पहुंचा दिया। वो फोन किसके पास है, वो महिला किससे जुड़ी है, और उसके जरिए उस गिरोह तक पहुंचना, ये सब कड़ियां जुड़ने लगी। और इसी सुराग के बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई। अपराध के लगभग 10 दिन बाद ही 7-8 सितंबर को पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों भास्कर ज्योति डेका और मृण्मय बेजबरुआ को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ पूजा राजवंशी को भी हिरासत में लिया गया, जिसे वो चोरी का फोन दिया गया था। इन पहली गिरफ्तारियों से पुलिस को केस की पूरी तस्वीर साफ होने लगी होगी। हाँ, अब उनके पास सिर्फ शक नहीं बल्कि आरोपी थे, जिनसे पूछताछ करके बाकी साथियों और सबसे जरूरी साजिश के सरगना तक पहुंचा जा सकता था। और पुलिस की जांच में जो नाम सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे। इस मामले में कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कौन कौन? पहला कल्प ज्योति डेका, जिसे इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है। दूसरा भास्कर ज्योति डेका, तीसरा मृण्मय बेजबरुआ, चौथा रूपम बेजबरुआ और 5वां पूजा राजवंशी। इन नामों में जो 2 बातें सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं परेशान करने वाली हैं, वो है कल्प ज्योति और मृण्मय से जुड़ी जानकारी। क्या जानकारी? पुलिस फाइलों के अनुसार कल्प ज्योति डेका वो मोखली गांव का ही रहने वाला था। अच्छा, मतलब घर का भेदी। और मृण्मय बेजबरुआ वो पीड़ित परिवार को जानता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पिता का प्रमोद बर्मन के घर आना जाना था। ये तो मतलब ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? ये इत्तेफाक नहीं, यही इस केस का दिल है। सोचिए, आपको किसी घर की सटीक जानकारी कहाँ से मिलेगी? आपको कैसे पता चलेगा कि घर में कौन रहता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, घर में कोई कुत्ता है या नहीं? ये सारी जानकारी किसी बाहरी को नहीं हो सकती, ये अंदरूनी जानकारी थी। हाँ, मास्टरमाइंड का उसी गांव का होना और एक आरोपी का परिवार का परिचित होना, ये साफ बताता है कि प्रमोद बर्मन को निशाना बनाने का फैसला हवा में नहीं लिया गया था। ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी नींव धोखे और विश्वासघात पर रखी गई थी। ये तो अपराध को और भी ज्यादा घिनौना बना देता है। ये सिर्फ पैसों के लिए किया गया अपराध नहीं रह जाता, ये भरोसे का कत्ल भी है। बिल्कुल, और ये हमें वापस नकाब वाली बात पर ले आता है ना? हाँ, सही बात है। उन्होंने नकाब इसलिए पहना क्योंकि वो जानते थे कि अगर बर्मन या उनकी पत्नी ने उन्हें पहचान लिया तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। तो शुरुआती गिरफ्तारियों के बाद भी मुख्य साजिशकर्ता कल्पज्योति डेका 3 महीने तक फरार रहा। वो एक भूत की तरह जी रहा था, लगातार अपनी जगह बदल रहा था, फोन बदल रहा था, कैमरों से बच रहा था। वो जानता था कि पुलिस उसके पीछे है और वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। इस तरह के मामलों में अक्सर ऐसा होता है, छोटे प्यादे पहले पकड़े जाते हैं, लेकिन जो साजिश का सरगना होता है वो सबसे ज्यादा शातिर होता है। उसका लंबे समय तक फरार रहना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी। नहीं, और उनका लगातार उसके पीछे पड़े रहना ये भी दिखाता है कि उनके लिए सिर्फ केस बंद करना काफी नहीं था, वो मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहते थे। क्योंकि जब साजिश करने वाला पकड़ा जाता है
तभी न्याय पूरा होता है। और समुदाय में कानून का भरोसा कायम होता है। इसका सब्र और मेहनत रंग लाई 30 नवंबर 2025 को, यानी करीब 3 महीने की मशक्कत के बाद पुलिस ने कल्पज्योति डेका को भी गिरफ्तार कर लिया। और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने कहा कि अब सभी आरोपी हिरासत में हैं। उस रात के बाद पहली बार मोखली गांव ने शायद थोड़ी राहत की सांस ली होगी। हाँ, ये गिरफ्तारी सिर्फ एक केस का खात्मा नहीं थी, बल्कि गांव वालों के लिए एक संदेश भी थी कि न्याय होता है, भले ही उसमें वक्त लगे। लेकिन कानूनी न्याय और भावनात्मक सुकून, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। बिल्कुल, आरोपी जेल में है, पर जो डर गांव के दिलों में बैठ गया है, उसका क्या? वही, जो जख्म उस रात में वो शायद ही कभी भर पाएं। आज भी वो पत्नी उसी बरामदे में बैठती होंगी, उसी गेट को देखती होंगी जहां से उस रात वो परछाइयां अंदर आई थी। तो इस पूरे मामले से हमने क्या समझा? एक शांत गांव में एक बर्बर अपराध, एक जांबाज गवाह जो मौत के मुंह से बचकर निकली, और एक चोरी हुआ मोबाइल फोन जो पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। हाँ, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटी सी भूल भी सबसे शातिर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें ये बताते हैं कि अपराधी कैसे पकड़े गए। पुलिस की मेहनत, तकनीक का इस्तेमाल और एक गवाह की हिम्मत, इन सब ने मिलकर केस को सुलझाया। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है। वही, वो कौन सी वजह थी, लालच, नफरत या कुछ और, जिसने उसी गांव के रहने वाले, परिवार के जानने वाले को इतना क्रूर बना दिया? कानूनी तौर पर मामला भले ही सुलझ गया हो, लेकिन मोखली गांव के लिए असली सवाल अब शुरू होता है। बिल्कुल, जब भरोसे की दीवारें ही टूट जाएं, तो एक समुदाय दोबारा सुरक्षित महसूस करना कैसे सीखता है? इसका जवाब किसी पुलिस फाइल में नहीं मिलेगा।